5 राज्यों में चुनाव हैं, लेकिन सबसे ज्यादा विपक्ष के निशाने पर चुनाव आयोग है। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लगभग 190 सांसदों ने महाभियोग के लिए लोकसभा और राज्यसभा में चिट्ठी लिखी थी, लेकिन दोनों को रद्द कर दिया गया है। वहीं आज ज्ञानेश कुमार पर बड़ा गंभीर आरोप लगा है चुनाव आयोग पर। यह है डेरेक ओब्रायन। इन्होंने कहा कि गेट लॉस्ट, मुझे 10 मिनट में ही चुनाव आयोग ने बाहर निकाल दिया। दरअसल ये लोग गए थे कि बंगाल में 90 लाख वोट कटे हैं। सोचिए, एसआईआर में जहां जहां वोट कटे हैं अब तक, वहां वहां बीजेपी को भयंकर जीत मिली है, बीजेपी गठबंधन को। आंध्र प्रदेश में बीजेपी जीती है, वहां एसआईआर हुआ था। बिहार में बीजेपी जीती है, वहां एसआईआर हुआ था। दिल्ली में एसआईआर हुआ था, बीजेपी जीती। हरियाणा में एसआईआर हुआ, बीजेपी जीती। महाराष्ट्र में एसआईआर हुआ, बीजेपी जीती। अब कहा जा रहा है कि बंगाल वो अंतिम अभेद किला है बीजेपी के लिए, जिसके बाद वहां जीत संभव है। 400 के करीब अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहे हैं। इसको लेकर भी चुनाव आयोग गया था आज। टीएमसी के नेता डेरेक ओब्रायन जो सांसद है, ममता बनर्जी तो खुद चली गई थी सुप्रीम कोर्ट में वकील बनकर और पैरवी की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग दोनों एसआईआर के पक्ष में हैं। तो क्या बंगाल में ममता दीदी बच पाएंगी, ये भी बड़ा सवाल है। साथ ही असम वाला जो चुनाव है वो मुद्दा पकड़ गया है। पवन खेरा को अब वहां के जो मुख्यमंत्री हेमंता शर्मा वो गाली गलौज दे रहे, कह रहे खेरा का पेरा बना दूंगा, खेरा को पेल दूंगा। खेरा जो है वो है। सोचिए, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है हेमंता शर्मा ने। अब कहा जा रहा है कि उनका एक भाई आईपीएस है, लेकिन उनका पूरा परिवार रहता है विदेश। वहीं बीजेपी के इस मुख्यमंत्री पर कांग्रेस के पवन खेरा ने आरोप लगाया है कि इनकी पत्नी के पास 3 पासपोर्ट हैं, इनका अमेरिका में कंपनी है जिस पर 52,000 करोड़ रुपए है। जिस कंपनी में, ये मैं नहीं कह रहा हूं भाई, मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं, मैं कोई सीबीआई ईडी तो हूं नहीं, मैं वो बता रहा हूं जो बीजेपी पर आरोप लगे हैं। उसके बाद पुलिस केस हुआ और उसके बाद ये मामला जो है वो और तूल पकड़ता जा रहा है। पवन खेरा को असम की पुलिस ढूंढ रही है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल। लेकिन सवाल है कि जिस तरह से पवन खेरा ने आरोप लगाया, उस पर एफआईआर हुआ। अमित शाह भी तमाम लोगों को भ्रष्टाचारी कहते हैं, मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचारी, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, मायावती जी, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, और इन लोगों को जो लोग भ्रष्टाचारी कहते हैं, क्या उन पर भी एफआईआर दर्ज होना चाहिए? इन लोगों का मुख्यमंत्री रहते हुए जिन टीवी अखबार के जातिवादी पत्रकारों ने इनका मखौल उड़ाया, उन पर एफआईआर हो सकता है क्या? तो अब एफआईआर का खेल चल रहा है। सोचिए, बड़ा सवाल तो ये भी है कि जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, सिख समुदाय से, अल्पसंख्यक समुदाय से, उनको क्या क्या नहीं कहा गया। इसी टीवी अखबार ने उनको कोयला घोटाला, 2G घोटाला, दलित समाज के टेलीकॉम मिनिस्टर को जेल डाला, कनी मोरी को जेल में डाल दिया। ये सब इसी देश में हुआ है। लेकिन अब ये सब नहीं चल रहा है। बीजेपी पर आप सवाल उठाएंगे, सवाल पूछेंगे तो जेल जाएंगे। जहां जहां उनकी पुलिस है वहां वहां एफआईआर कर रहे हैं। वही चुनाव आयोग का एक ट्वीट वायरल हो रहा है आज, आप पढ़ेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। और तमाम लोग जो है इसको शेयर कर रहे हैं, तमाम लोग इसको लिख पढ़ रहे हैं। आऊँगा मैं हेमंता शर्मा पर भी। 5 राज्यों में चुनाव है। तमिलनाडु में किसी भी बड़ी पार्टी ने ब्राह्मण समाज को टिकट नहीं दिया। ये बड़ा अन्याय जो है ये भी सोशल मीडिया पर लगातार वायरल है। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो चुनाव आयोग का एक ट्वीट जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, और ये इस कदर वायरल हो रहा है। चुनाव आयोग का कहना है कि इस बार जो चुनाव है, ये देखिए, इसको तमाम लोग शेयर कर रहे हैं। चुनाव आयोग की तृणमूल कांग्रेस को 2 टूक, ये लिखा है खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। वो पार्टी, ये चुनाव आयोग की तृणमूल कांग्रेस को 2 टूक, मतलब वो तृणमूल कांग्रेस को कह रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि हम वहाँ निष्पक्ष चुनाव कराएं, कह रहे हैं 2 टूक। पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव भय रहित, हिंसा रहित, धमकी रहित, प्रलोभन रहित, छापा रहित, बूथ एवं सोर्स जामिंग रहित होकर ही रहेंगे। ये 2 टूक। तो इसको लोग कह रहे हैं कि चुनाव आयोग राजनीति कर रहा है। ठीक है, चुनाव आयोग इस देश में तभी ईमानदार होता था जब लालू यादव और मायावती सत्ता में होते थे। पहली बार चुनाव आयोग एक ब्राह्मण समाज के मुख्यमंत्री के खिलाफ भी इतना टाइट हो गया है। इसी तरह के तमाम हटगंडे उस समय के TN शेषन और लिंगदो ने अपनाया था जब लालू यादव, मायावती जी सत्ता में थी, अखिलेश यादव। तब टीवी अखबार उसको कहता था कि ईमानदार है। सोचिए, समय का चक्र घूमता है। तो धीरे धीरे ऐसा ही ये चक्र घूम रहा है। हेमंता बिश्व शर्मा, सोचिए, असम में वोटिंग है 9 तारीख को, और वहां पर उन पर जो गंभीर आरोप लगे हैं वो मामला राजनीतिक हो गया है। उन्होंने खड़गे साहब, जो कि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आते हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको एक
ऐसा शब्द कह दिया जो मैं बोल नहीं सकता हूं। अब उसको लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतर रही है, सबसे बड़ी खबर है। तो चुनाव आयोग की खबर, बड़ी खबर है। चुनाव आयोग को कह रहे हैं लोग कि पार्टी बन गया। बंगाल में पूरे देश की नजर होगी, 23 को वहां मतदान है, 4 मई को सारे नतीजे आएंगे। लेकिन आपको ले चलते हैं, असम में वोटिंग हो रही है, वहां पर देखते हैं क्या होता है। 4 मई को नतीजे आएंगे। साथ ही हेमंता बिस्वा शर्मा जो हैं वो सवालों में गिर गए हैं, उन पर गंभीर आरोप लगे, उन्होंने FIR दर्ज करा दिया है, गाली गलौज भी जमकर कर रहे हैं। खड़गे साहब को भी उन्होंने अब शब्द कह दिया है, कांग्रेस ने उसको मुद्दा बना लिया है। वहीं दुखद खबर तमिलनाडु से है। ब्राह्मण समाज को न तो कांग्रेस ने टिकट दिया है, न बीजेपी ने टिकट दिया है, न AIADMK ने दिया है। जयललिता जी ब्राह्मण समाज से थी, उन्होंने ये पार्टी बनाई थी, और DMK तो पेरियार के आंदोलन की पार्टी है। तो सोचिए वहां सिर्फ OBC SC ST बहुजन राजनीति का बोलबाला है, और ब्राह्मण समाज को टिकट ही नहीं दिया गया है। ये बड़ा दुखद है, और ये तमाम टीवी अखबार वहां लिख रहे हैं। सोचिए, ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। वहीं लेफ्ट को कांग्रेस निपटा रही है। इस बार केरल में कहा जा रहा है कि इस बार लेफ्ट पार्टियों के गठबंधन को बहुत पीछे छोड़ देगी कांग्रेस। वहां लेफ्ट कांग्रेस में हमेशा मुकाबला रहता है। तो देखते हैं क्या वहां पर कांग्रेस इस बार वापसी कर पाती है कि नहीं। लेकिन बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट मिलकर ममता बनर्जी को निपटा रहे हैं। यह भी सही है, तीनों में गठबंधन नहीं है, ममता अकेले लड़ रही। तो सवाल है कि देश की नजर तो बंगाल पर है। केरल में बीजेपी के लिए कुछ नहीं है, तमिलनाडु में बीजेपी के लिए कुछ नहीं है, असम में कांग्रेस और बीजेपी में कांटे का मुकाबला है। और हेमंता शर्मा वाला बयान आने के बाद देखते हैं क्या होता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, जब तक सामाजिक न्याय के ट्रैक पर कांग्रेस मजबूती से नहीं आएगी, तब तक चुनावी जीत में फायदा मिलना बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि बंगाल में बीजेपी दलित पिछड़ों का कार्ड खेल रही है। उसका कहना है कि वहां जनरल मुख्यमंत्री बनते आए हैं। देखिए, इस बार हो सकता है कि कोई OBC या SC समाज का मुख्यमंत्री हो। वहीं आप बता दें कि असम में हेमंता शर्मा जो है वो कमजोर कड़ी साबित हो रहा है। और तमिलनाडु में तो बीजेपी ने एक भी 27 टिकट पर चुनाव लड़ रही है, बीजेपी ने एक टिकट ब्राह्मण समाज को नहीं दिया है। न AIADMK ने दिया है, न DMK ने दिया है, न कांग्रेस वालों ने दिया है। वहां तमाम बड़ी पार्टियों ने ब्राह्मण समाज को टिकट ही नहीं दिया है। तो ये बहुत बड़ी खबर है जो टीवी अखबार में चल रही है। वहीं केरल के जातिवाद की खबरें भी भास्कर आजकल बहुत छाप रहा है कि नंबूदरीपाद, हम नहीं कह रहे हैं, ये भास्कर छाप रहा है। मैं इस तरह की खबरें से मुर्दे नहीं उखाड़ता कि किस तरह से नंबूदरीपाद ब्राह्मण जो होते थे वो जातिवाद करते थे, शुद्धिकरण का खेल चलता था। खैर, वो सब तमाम इतिहास के दर्ज में, लेकिन अब इस सब चीज़ों को नहीं उखाड़ा जाना चाहिए, इन मुर्दों को। हम लोकतांत्रिक देश में हैं, अब समाज आगे बढ़े, संवैधानिक है। इसी बीच ये तमाम खबरें भी सामने आ रही है। सोचिए कि महिला आरक्षण को लेकर 16, 17, 18 को भी संसद की बैठक हो सकती है, 33% रिजर्वेशन लागू किया जा सकता है। तो लगातार मांग हो रही है कि SC ST महिलाओं को भी उसमें क्यों नहीं शामिल किया जा रहा है, महिला सीट पर भी उनको रिजर्वेशन मिले। एक जो है उसके बाद OBC का क्या होगा। अगर 250 सीटें जनरल महिलाएं जीत के आ जाएंगी तो SC ST OBC का जो सांसद है उनका वर्चस्व कम हो जाएगा, और जनरल खुद अपनी सरकार बना लेंगे। तो जनरल की 250 महिला सांसद होंगी, 250 के करीब पुरुष सांसद होंगे, 500 सांसद की सीट होगी, और वो अपनी सरकार चला लेंगे 450 पर, 400 450 पर बहुमत होगी। तो SC ST OBC की पूरी राजनीति खत्म हो जाएगी। अगर महिला का आरक्षण आता है इस शर्त पर कि उसमें SC ST OBC का आरक्षण नहीं होगा, तो अपना भैया SC ST OBC वाले जनता और ये सब लोग देख ले, जाति जनगणना के साथ भी खुरपेच हो गया है, वो तो समझ में नहीं आ रहा है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। वहीं पटना में कहा जा रहा है कि बाबा साहेब की जयंती पर 14 अप्रैल को नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं और नया मुख्यमंत्री मिल सकता है। बीजेपी की कोशिश कुछ और थी, लेकिन सम्राट चौधरी बड़े कंटेंडर के तौर पे आ रहे हैं, और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का जो आशीर्वाद है वो भी उनको प्राप्त है। तो यादव, कुर्मी और कुशवाहा वाला जो एक मामला है वो भी फिर दिख रहा है। तो क्या सम्राट चौधरी होंगे बिहार के नए मुख्यमंत्री, इस पर सबसे ज़्यादा मुहर लगती हुई दिख रही है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।